तो यार इस वीडियो में बात करने वालों एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड के बारे में जो कि एंटायर कोडिंग इंडस्ट्री में बहुत घर कर चुका है। एंड उसकी जड़ें इतनी डीप हैं कि एंटायर कंपनीज हैव बीन क्रिएटेड टू सर्व दैट ट्रेंड। पूरी की पूरी कंपनीज बन चुकी है सिर्फ उसी ट्रेंड को सर्व करने के लिए, उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए। तो यार आपने जब जेई की प्रिपरेशन करी होगी, अगर आपने जेई दिया होगा, तो अगर आप किसी कोचिंग इंडस्ट्री में गए होंगे, कोचिंग सेंटर में गए होंगे, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि बस आईआईटी का टैग मिल जाए यार, बस उसके बाद फिर आईआईएम का टैग मिल जाए, बस हमें ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आईआईटी में किसी ब्रांच में दिला दो एंड वी आर गुड टू गो, बस फिर उसके बाद तो लाइफ सेट है। तो फिर हुआ क्या, इस डिमांड को सर्व करने के लिए शुरू हुए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको पता ही होगा कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एंड कोटा जो शहर है वो तो पूरा इसी चीज़ पे चल रहा है, उसकी इकोनॉमी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। एंड आपको पता है कि आजकल उनकी हालत क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। एंड वो बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं, मतलब बच्चों की पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है यार। पूरे वो 6 स्टैंडर्ड से, कई लोग 10 स्टैंडर्ड से बस कोचिंग में लग जाते हैं, हमें किसी तरह आईआईटी निकालना है, स्टूडेंट लाइफ गई हमारी भाड़ में। तो इस तरह का डेंजरस ट्रेंड आ चुका है अब कोडिंग इंडस्ट्री में। अब लोग कहते हैं कि बस हमें किसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का टैग मिल जाए, हमें किसी तरह बस गूगल का टैग मिल जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। हमें अपने स्किल्स पे तो भरोसा है ही नहीं, तो इसलिए हम डीएसएल को क्यों पढ़ें, हम क्यों उसके डीप में जाए कि बीएफएस कैसे काम करता है, डीएफएस कैसे काम करता है। हम बस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद करेंगे हम एक अच्छा सा कोर्स, लाखों में उसकी फ़ीस होती है, किसी किसी की होती है 1 लाख, किसी की 2 लाख। कोई कहता है कि हमारी जब जॉब लग जाए फिर पे कर देना अपनी सैलरी का 30%। तो हम करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद, कंप्यूटर साइंस लेने के बाद हम करेंगे 2 लाख का अलग से कोडिंग का कोर्स। यानी कि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जिसका बेस ही कोडिंग है, जहाँ पे आपको कोडिंग सिखाई जाती है, उसको छोड़ के हम करेंगे एक इंस्टीट्यूट से कोडिंग का कोर्स। तो आप आयरनी समझ रहे हो इस बात की। एंड ये कितना डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि लोगों को अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि रिसोर्सेज कैसे ढूंढे जाते हैं, एंड हम किस तरह से जुगाड़ लगा के रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, एंड कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितने भी कोडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये करते क्या है, ये आपको बस एक स्ट्रक्चर दे देंगे, आपको रिसोर्सेज दे देंगे एंड आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो क्या ये 3 चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते हो? ये कोडिंग की दुकानें हैं, ये और कुछ नहीं है। मैंने कोडिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये सिर्फ कोडिंग की दुकानें हैं। जैसे आईआईटी जेई की दुकानें खुल चुकी हैं, वैसे ही अब कोडिंग इंडस्ट्री में कोडिंग की दुकानें खुल चुकी हैं। एंड इस ट्रेंड को हमें कॉन्कर करना होगा, इस ट्रेंड को अभी स्टॉप करना होगा। यार कोडिंग सीखने के लिए आपको कभी भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। कोडिंग सीखने के लिए बस आपको चाहिए रिसोर्स और इंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स का जुगाड़ कैसे करना है, एंड कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, या तो फ्री में या फिर बहुत ही कम पैसों में। आजकल बहुत सारी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है वेबसाइट, जैसे कोरा है, यूडासिटी, कई सारे कोर्सेज फ्री होते हैं। एंड यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली सारा कुछ फ्री है। एंड इंटेंट, यानी कि आपको कोडिंग से प्यार होना चाहिए, तभी आप उतना जुगाड़ करोगे, तभी आप उतनी मेहनत करोगे। वरना आपके अंदर अगर इंटेंट नहीं है, आपको सिर्फ टैग से मतलब है, तो यार आप सोचोगे कि मैं बस 1 लाख का कोर्स ले लूँ एंड बस वही सब कुछ कर देगा, मेरे को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कंपनीज कुछ नहीं करती, बस आपको मैंने जो बताया कि 3 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बंदा लाया हूँ जो कि एक टायर 3 कॉलेज से है, फिर भी उसने अपनी मेहनत से AIR 1 सिक्योर करी कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज में। एंड गूगल ने उसे खुद बुलाया इंटरव्यू के लिए। उसने गूगल को रीच आउट करा था, लेकिन तब उसका नहीं हुआ था, फिर उसने बहुत मेहनत करी एंड गूगल ने उसे खुद इनवाइट करा इंटरव्यू के लिए, उसका रहने खाने पीने सबका खर्चा दिया। एंड ऑल्दो उसका गूगल में नहीं हुआ, लेकिन ही इज़ अ टॉप कोडर। एंड जानेंगे उसकी जर्नी कैसी है एंड हाउ ही केम टू द पॉइंट कि गूगल ने उसे खुद इन्वाइट करा है। तो यार इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ आदिश गोयल को, जो कि एक टायर 3 कॉलेज से होते हुए भी जिनको गूगल ने खुद बुलाया इंटरव्यू करने के लिए, एंड वो AIR 1 भी रह चुके हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। तो आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे करा, एंड थोड़े टिप्स जो कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे आगे चल के आपकी कॉलेज लाइफ में, या फिर अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो भी। तो शुरू करते हैं। हाय आदिश, वेलकम टू द चैनल। हेलो एवरीवन। यार थोड़ा अपने बारे में बता भाई, क्या है, क्या चल रहा है, कैसे ठीक करा है। तूने, कैसे फोड़ा गूगल? तो मैं जैसे कि आयुष ने बताया, मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ। मेरे कॉलेज का नाम था नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से बस एक इंटर्नशिप लगी, फिर इंटर्नशिप से कंपनी में गए अर्बन क्लैप में, फिर वहाँ से अब शेयर चैट में हूँ मैं फाइनली। तो ये मतलब ये एक प्रोसेस ही है। तो तैयारी करते करते एक बार आ भी गई रैंक 1। तो उसी के बेसिस पे शायद उन्होंने, गूगल वालों ने भी बुला लिया होगा। अच्छा। तो यही है मेरा जर्नी। तो यार ये मतलब टायर 3 में ऐसा क्या डिफरेंस रहता है कि मतलब टायर 3 से कम बच्चे जाते हैं, टायर 1 से ज़्यादा जाते हैं? तो तेरे को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या लगा, क्या डिफरेंस है?
तो एक्चुअली टायर 3 में ऐसा कुछ नहीं, मतलब जनरली मैंने लोगों को भी देखा है कि लोग कॉलेज को ब्लेम कर रहे होते हैं, टीचर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं कि टायर 3 में कोई बताता नहीं उन्हें कि कम, एक्चुअल में बताएं भी तो कोई मानेगा नहीं। तुम्हें टीचर्स कहेंगी कि तुम डीएसएल को करो, पर वो भी कहना छोड़ देंगी क्योंकि इवेंचुअली तुम्हारी जॉब लगेगी नहीं डीएसएल को के बेसिस पे। वहां पे जो कंपनीज आएंगी वो डीएसएल को पूछेंगी नहीं, तो तुम कंपनीज को ब्लेम करने लगोगे, फिर कंपनीज एग्जैक्टली क्यों exactly. आएंगी जब कोई करता ही नहीं। तो हाँ, बेसिकली ये एक ऑलराउंड सर्कल है, जब तक कोई करेगा नहीं तो कंपनीज आएंगी नहीं, और जब तक किसी की प्लेसमेंट होगी नहीं तब तक कोई करेगा नहीं, तो ये कंप्लीट ये सर्कल एक बना हुआ विशेष है। तो साइकिल बन जाती है। हाँ, तो मतलब ऑलराउंड साइकिल बनी हुई है, तुम कितना भी कह लो कि तुम करो हाँ, पर नहीं करेगा कोई, क्योंकि नहीं प्लेसमेंट करेगा नहीं होती। और प्लेसमेंट इसीलिए नहीं होती क्योंकि कंपनीज नहीं क्योंकि आती, और कर नहीं रखा कंपनीज उन्होंने। तो हाँ एग्जैक्टली, मतलब तो यार पूरा अपना गोल घुमा एक्सपीरियंस हुआ है। बता थोड़ा कि मतलब तेरे को गूगल ने बुलाया, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि उन्होंने क्या क्या उन्हें एमेनिटीज दी तेरे को, एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मतलब सच सच बताऊं तो मतलब मेरे को इतना गूगल का क्रेज नहीं था, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि गूगल सबको अच्छी लगती है, सब मेरे को भी अच्छी लगती थी ऑब्वियसली, वो तो है। पर जब मैं जैसे ऑफिस में गया और जो ट्रीटमेंट था, उस ट्रीटमेंट के बाद मेरे को काफ़ी अच्छी लगने लगी, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे कि कितना अच्छे तरीके से वो तुम्हें ट्रीट करते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को वहाँ बेंगलोर बुलाया, तो सारी फ्लाइट का खर्चा 5 स्टार मेरे को आ रहे हैं, और ओ, उसके बाद वहाँ से ट्रैवल का के लिए भी इनोवा भेज रहे हैं, तो वहाँ से ऑफिस तक के लिए तो 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ से वहाँ तक के लिए तुम्हें भेज रहे हैं, तुम्हारा सारा खाने का ऑफिस के बाहर भी वो खुद हैंडल कर रहे हैं। और वहाँ ओके। इतनी खाने में भी इतने टाइप की वैरायटी, एंड हाँ, तू ऑफिस मेरे में को भी बता रहा था कि लग्जरी, ऑफिस में भी काफ़ी अच्छा था उनका। ऑफिस बता मतलब कैसा हंड्रेड था? और टाइप की। अगर मतलब नट शेल में बताऊं तो जर्नली जितने मैंने देखे हैं, amazon वगैरह के भी देखे हैं, उनसे भी मतलब 3x था, मतलब 3x था। ओ, तो हर तरीके का के स्नैक्स वगैरह तुम्हें लाइव काउंटर्स लगे हैं फूड के लिए, अ, तुम्हारे पास गेम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, सारा कुछ चीजें, मतलब जो जो मतलब वो एक टाइप से लालच दे रहे हैं तुम्हें कि तुम वहां जाके काम करो। गूगल का सबसे बेनिफिट ही यही है कि लोग एमेनिटीज बहुत ज़्यादा है लोग उनकी। लोग गूगल जाना इसीलिए चाहते हैं, मतलब कोई वैसे ही किसी को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, पर अच्छा, जब वो देखते हैं एक बार जाके तो उनका दिमाग चेंज हो जाता तो है। मतलब तेरी फ्लाइट की टिकट्स कवर्ड थी, तेरा रहना खाना, डिनर से रहना लेके खाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ ट्रैवल, कवर था, रिटर्न भी कवर था, तो रिटर्न ओवरऑल भी काफ़ी कवर था। प्लेजेंट एक्सपीरियंस मान सकता हूँ मैं, ना? बल्कि मैंने आने जाने का भी शेड्यूल इस तरीके से करा लिया था कि मेरे पास 1 वीक वहाँ बैंगलोर घूम रहा हूँ मैं, और वो खाने का भी दे रहे हैं काफ़ी अच्छा, 1 वीक बढ़िया। तक? हाँ काफ़ी, तो बहुत मतलब सही। उन्होंने 2 दिन आगे पीछे का दे रखा था, तो काफ़ी बढ़िया ओके। हो। तो यार प्रिपेयर कैसे करा तूने? मतलब बहुत लोगों का तो गूगल में इंटरव्यू होता ही नहीं, मतलब लोग अप्लाई करते रह जाते हैं, तेरे को गूगल ने खुद बुलाया, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्या कर दिया तूने? मतलब यहाँ, हाँ मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पर यहाँ पे अगर तुम एचआर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो थोड़ा हम्म। आसान हो सकता है। एचआर के पर्सपेक्टिव से कैसे कि अगर आयुष तू ही अगर मान ले एचआर है, और मैं तुझे दूं कि तुझे 5 लोग हायर करने हैं, हम्म। तो तू कहाँ ढूंढेगा? तू मैं लिंक्डइन बता। पे। तू लिंक्डइन पे ढूंढेगा, और मान ले हाँ। तू अच्छी कंपनी के लोगों को ढूंढ रहा है, हम्म। और तू मेरे को रीच आउट कर रहा है, मैं मना कर दूंगा, तो तेरे लिए बेस्ट केस ये नहीं होगा लिंक्डइन पे ढूंढे। तो अच्छा। एक एचआर कैसे ढूंढेगा? एचआर अपनी कंपनी के डेटाबेस में ढूंढेगा जिन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया है और जो एलिजिबल हैं। क्यों? वहां ओके। पे तुमने इंटेंट दे रखा है कि तू काम करना चाह रहे हो। हाँ, तुम हाँ, जब हाँ, लिंक्डइन हाँ। पे ढूंढोगे तो इंटेंट नहीं है। तो जिस भी तुम कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, ये कोशिश करो कि उसके कंपनी के डेटाबेस में तुम्हारा नाम हो। ओके। मतलब घर से तभी उठाएगी अगर तुम उसके डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हो, अगर एग्जिस्ट ही नहीं अच्छा, करते तो नहीं उठाएगी। तो मतलब एक बार फर्स्ट तो थिंग अप्लाई ये कर है। देना चाहिए। हाँ, कभी तो तुम्हारा कुछ डेटा उनके पास होना चाहिए तभी तुम करोगे। उसके ओके। बाद जैसे जैसे चीजें आएंगी वो है। बाकी बट अपना मतलब बता कि तेरा कैसे हुआ था, मतलब तूने क्या करा था कि हाँ, गूगल ने खुद बुलाया तेरे को? एक्चुअली हुआ क्या था, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उनसे 5-6 मंथ्स पहले मैंने अराउंड अराउंड इंडिया के सभी गूगल रिक्रूटर्स को अपना सीवी मेल कर दिया था। मतलब मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाए, और फिर हम्म। जैसे जैसे कनेक्शंस बनते रहे तो सभी को मैंने अपना एक जर्नल सा मैसेज लिखा, जिसमें बस उनका नाम चेंज किया और अपना सीवी भेज दिया, और मैंने उनके डेटाबेस में भी अप्लाई कर रखा था। तो उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरी
जैसे कि तूने बताया कि AR1 आ गई कोड शेफ में लॉन्ग कंपटीशन में, तो हाँ। वहां मैं हाईलाइट में आ गया। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक पोस्टिंग खुली, एक HR ने मेरे को खुद ही मैसेज किया कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ पर कह रही है तुमने डेफिनेटली। पिछली बार, हाँ डेफिनेटली, मैंने कहा पर उन्होंने कहा कि पिछली बार तुमने बैंगलोर के लिए कहा था, पर ये बैंगलोर के लिए नहीं, हैदराबाद के लिए है, तो तुम अच्छा। अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने वो वैसे बाद में चेंज कर दी थी, बैंगलोर के लिए भी कर दिया था। ओके। तो ये कितने टाइम बाद हुआ था? मतलब तेरी AI1 आई थी, मेरे को शायद याद है अक्टूबर में शायद आई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन अक्टूबर उसके में बाद थे। कितना टाइम लगा था? तो उसके बाद मेरे को जैन में आ गया था। जनवरी में, जैन, मतलब मान हाँ सकते 3 महीने अप्रोक्सीमेटली। हाँ, दिसंबर में मेरी बात हुई थी, दिसंबर में मेरे को कॉल अच्छा। आया था, लेट दिसंबर में, और लेट जैन में दिसंबर मेरा में। इंटरव्यू प्रोसीजर शुरू हो गया था। तो 2 से 3 महीने बाद AI1 के 2 से 3 महीने बाद आ गया था। हाँ चल कह बढ़िया। सकते हैं। तो AI1 यार बहुत मुश्किल होती है, मतलब ऐसे कोई मजाक की बात नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, और वो भी लॉन्ग चैलेंज और कोड शेफ पे। तो ये कैसे प्रिपेयर कैसे करा, सबसे पहली बात? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई कर दूं, मतलब कि ये डिव 1 में नहीं है, ऑब्वियसली डिव 2 में थी। पर बात आती है प्रिपरेशन की, तो मैंने जो देखा है लॉन्ग कॉम्पिटिशन्स में जनरली तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत वर्क करता है। कि हम्म। काफ़ी सारे लोग होंगे जो मेरे से भी अच्छे हैं, और हैं मतलब सही में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, पर वो मेरे से, मतलब वो कंसिस्टेंटली अच्छी रैंक्स भी ला पा रहे हैं, पर वो टॉप 10 में रैंक्स में नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया होता। अच्छा। क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं और 10 डेज हैं, तो तुम्हें पहले ही मैनेज करना पड़ेगा अपना सारा उस वीक का काम हटा लो, और तुम्हें 3 4 या 5 6 तक क्वेश्चन तुम्हें पहले 2 3 दिनों में सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक बेसिक जो भी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आयुष, अगर तू बेसिकली इजीली क्वेश्चंस, मान ले तू इजीली 5 या 6 क्वेश्चन हम्म। सॉल्व कर सकता है, या फिर तू एफर्ट लगा के 5 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो तू उनको कोशिश करेगा कि उनको 10 डेज में ना करे, तो उनको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 दिनों में कर ले। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है जिनको, मतलब जितना जल्दी करोगे? क्योंकि जो क्वेश्चंस तू कर सकता है अगर तू उनको 2 3 दिनों हाँ। में कर लेगा, तो हाँ। क्या होगा कि तेरे पास लास्ट का टाइम एफर्ट मारने के लिए बचेगा। ओके। तू गॉट उन इट। क्वेश्चंस के लिए ट्राई करेगा कि जो तू कर नहीं सकता। और एक्चुअली सबसे प्लस पॉइंट लॉन्ग चैलेंज का यही है कि इंटरनेट है तेरे पास, सब कुछ है, तू बैठ के सर्च करता रहे, तेरे को टॉपिक्स मिलेंगे तो टॉपिक्स पढ़ पढ़, थोड़ा और सर्च कर, तो इवेंचुअली तू मतलब ये लो शॉर्ट कॉम्पिटिशन्स की तरह इस तरीके से नहीं है कि तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता होना चाहिए, तुम सर्च करके पढ़ के फिर सोल्व करके अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ओह। तुम्हें इनफ टाइम दे रहे हैं अगर तुम टाइम ढंग से यूज कर। अच्छा, काफ़ी सही। और ये इन बट इनके क्वेश्चंस तो अवेलेबल नहीं होते ना ऑनलाइन, मतलब काफ़ी यूनिक नहीं क्वेश्चंस नहीं, होते हैं, है ना? काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, पर जैसे तुम थोड़े ट्राई करोगे तो तुम्हें हिंट्स मिलने लगेंगे, हिंट्स आइडियाज मिलने मिलने लगेगा। लगेंगे। हाँ, कि तुम्हें ओके। लगेगा कि शायद, मतलब कि ये शायद मान लो तुम्हें लगा कि ये शायद कॉन्वेक्स हल का या शायद ग्राफ्स का क्वेश्चन है, तो तुम्हें कुछ भी हिंट मिला तो तुम उसके बारे में तुम पढ़ सकते हो कि फिर तुम्हें शायद कोई और हिंट मिल जाए, फिर तुम्हें कुछ और हिंट मिल जाए, पर इस प्रोसेस को होने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए, और ये टाइम तभी हम्म। मिलेगा अगर तुमने पहले कर रखे हैं जो पहले कर रखे क्वेश्चंस होंगे तुम्हें आते जो थे। निकालने वाले हैं। हाँ हाँ। तो यार जैसे तू कॉन्वेक्स हल वगैरह की बात कर रहे हैं, मतलब ये काफ़ी एडवांस चीज़ें लग रही है सुनने में तो। और लेकिन एकदम से कोई इसमें डाइव नहीं करता, लाइक तूने भी शुरू में एकदम से ग्राफ या कॉन्वेक्स हल नहीं करा होगा। तूने भी हाँ स्ट्रिंग एरे फॉर लूप बहुत चलाए होंगे। तो प्रिपेयर कैसे करें? मतलब कोई नया बंदा है, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे को इंटरेस्ट आ गया कॉम्पिटिटिव में, मेरे को डाइव इन करना है कॉम्पिटिटिव में, तो कैसे स्टार्ट करें? हाउ डू वी स्टार्ट? ये एक्चुअल में मैं इसमें कुछ नया नहीं बताना चाहूँगा। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये तुम सारे खुद जानते हो। अगर मैं तेरे को कहूँ कि तू मेरे को ऐसे टॉपिक्स लिस्ट कर जो तेरे को पता है हम्म। इंपॉर्टेंट है और तूने नहीं किए, हाँ। तू झूठ बोल रहा होगा अगर तू एक भी लिस्ट ना कर पाए। समझ हम्म। रहा है? क्योंकि अगर तू ढंग से देखेगा, वो टॉपिक की डिफिकल्टी किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। मान ले किसी के लिए वो हो सकता है कि ग्राफ का डाइस्ट्रस हो, उसे लगता हाँ। है वो इंपॉर्टेंट है पर उसने नहीं किया। किसी के लिए वो BFS हो, और किसी के लिए हाँ। सेगमेंट्री हो। पर अगर जब तुम एक एडवांस टॉपिक को करते हो, तो अगर तुम्हें तुम्हें लगता है वो इंपॉर्टेंट है और तुम उसको ही नहीं कर रहे, समझ रहे, तो तुम किसी और की एडवाइस कैसे मानोगे? तो बी तुम ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब कि पहले खुद से सच हाँ बोलो कि तुम अपना हाँ एफर्ट मार रहे हो या नहीं, देने का तैयार हो या नहीं। लेकिन जो हाँ। होता है कि रिसोर्सेज की पढ़े कहाँ से, मतलब रिसोर्सेज कौन से यूज करने चाहिए एंड प्रैक्टिस कहाँ पे करें? एक्चुअली रिसोर्सेज काफी ना, मतलब वाइडली स्प्रेड है। मतलब DP का एक जैसे बहुत बढ़िया आर्टिकल लीड कोड पे आया है, तुम देखोगे हम्म। DP पैटर्न्स फॉर लीड कोड
तुम ओके। सर्च करोगे मिल जाएगा। सेगमेंट्री का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल कोड फोर्सेस पे है। तो गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब तुम एक बार टॉपिक निकालो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, हाँ। तुम्हें सेगमेंट्री पढ़ना है, तो सेगमेंट्री अगर तुम सर्च करोगे तो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इजी एंड एफिशिएंट सेगमेंट्री, वो कोड फोर्सेस पे पढ़ा है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि गूगल भी तुम्हारी हेल्प करेगा जो लोग ज्यादा देख रहे हैं। एच मतलब हाई हैवी लाइट डिकम्पोजिशन देखना है तो अनुदीप निकांती का बढ़िया ब्लॉग है एक, अच्छा। तो वो वहां से पढ़ सकते हो। मतलब काफी सारे हैं, मैं लिस्ट भी कर दूंगा थोड़े बहुत जो मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। एंड पर ये किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए? लाइक कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्टली तो ग्राफ में नहीं जा सकते, तो पहले क्या शुरू करें? पहले कहाँ से पढ़ना शुरू करें? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पर इसका आंसर उतना ही तुम पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्काइव से पढ़ लेते हैं, जैसे गीक्स और गीक्स भी जिनके लिए वर्क कर रहा था, हाँ पर काफी हाँ सारे हाँ। लोग ये हैं कि जो नहीं पढ़ सकते भाई। अगर वो, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता कि वहां पे आज भी पढ़ा है कल भी पढ़ा है, तो मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहूंगा। तो मेरे हम्म। लिए बेस्ट अप्रोच यही होती है कि किसी कंपटीशन में या कहीं पे आ जाऊं जहां पे मेरे को एक टाइम फ्रेम मिले, तो 2 घंटे में करना है, नहीं हुआ ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है। पर हम्म। तुम्हें ये लगेगा कि वो नहीं हुआ था, तो तुम उसका आंसर पढ़ने के लिए, एडिटोरियल पढ़ने के लिए थोड़ा बनेगा, तुम्हारे मोटिवेट हो अंदर गए। क्यूरियोसिटी अच्छा। बनेगी, मोटिवेशन आएगी। तो उस जैसे ही वो खत्म हो तो तुम गिव अप नहीं करो, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लो, तुमने 2 घंटे पहले लगाए हैं, 1 घंटा और लगा के उसका आंसर पढ़ लो। अच्छा। मेजोरिटी लोग एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते, अच्छा। ये सच है। मतलब अगर तू भी कहेगा कि तू एडिटोरियल पढ़ रहा है, तो मैं भी कहूंगा कि झूठ बोल रहा है। मैं भी कहूंगा अगर मैं एडिटोरियल सारे पढ़ता हूँ तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। मैं भी ओके। एडिटोरियल्स नहीं पढ़ता सारे, और ये बहुत बड़ी गलती है। ट्रू गॉट नहीं इट, रहता। गॉट इट। तो मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जब कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लेते तो इट्स अ गुड थिंग, लाइक मतलब उससे काफ़ी सही लर्निंग होती है। दैट्स द होल निचोड़ बात का, राइट? या ठीक है। तो और जो लोग पहले से कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, तो उनको अब अगर मान लो अपना स्किल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जैसे कि मैंने मान लो इंटरव्यू बिट कंप्लीट कर लिया सारा, अब मेरे हाँ, को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट लेवल, इसका क्लियर आंसर, सिंपल आंसर, जो तुम्हें टॉपिक्स छोड़ रखे हैं। हाँ। एक्चुअली देख, अगर इसको तू ये सोच कि काफी सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो तेरे को पता है पर तूने आज तक छुई नहीं। काफी सारी हम्म। चीजें ऐसी होंगी जो तुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या करती है, पर तूने कभी इंप्लीमेंट नहीं करी। हाँ और कई चीजें होंगी जो तुझे बहुत अच्छे से पता है और तू उनको यूज भी कर सकता है, जैसे कि BFS होगी, तू उसको डेली बना सकता है, कभी भी बना सकता है, मैं तुझको हाँ एक हाँ रैंडमली हाँ दूं। हाँ। तो हमें अपने इन सर्कल्स को एक्सपेंड करना है। मतलब हमें जिन ओके। चीजों का बिल्कुल जस्ट जस्ट पता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब तुझे हीप्स का नहीं पता था, तूने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हम्म। उसको एक्सपेंड कर। जिन चीजों का तो तेरे को पता था, तू भाग रहा है जिनसे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा जिनसे, जिनको तू, उसको अपना उसमें कवर कर ले कि जिनको तू आराम से कोड कर सकता है। ये अगर ठीक तेरे है। सर्कल्स बड़े होते रहेंगे, हाँ। तो यहीं से तेरी एक्चुअल मोटिवेशन, एक्चुअल ग्रोथ बनेगी। जरूरी नहीं है ये, मतलब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि तुम्हें सारी चीजें टेप्स पे आनी चाहिए। काफी सारी चीजों को तुम ब्लैक बॉक्स की तरह देख सकते हो। मतलब पल तुम्हें सेगमेंट्री का कुछ नहीं पता, पर अगर हम्म। तुम्हें सेगमेंट्री का जस्ट ये पता है कि वो लॉग एन में काम करता है, अपडेट और क्वेरी, तो वो इनफ है एक बार के लिए। क्योंकि अगली बार अगर उसका क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है कि लॉग एन चाहिए मेरे को, शायद सेगमेंट्री मेरे काम आए, तो तुम जाके तब पढ़ सकते हो। समझ अच्छा। रहे हो? मतलब तुम लेटर ऑन जाके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें उसका थोड़ा सा पता है। ठीक है, मतलब तो मतलब इसका वो है कि हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली कर लेना। एंड जो जिन चीज़ों से तुम भाग रहे थे, यानी कि मैं जिन चीजों अपना से बताऊँ तुम तो भाग रहे थे, मैं ग्राफ से बहुत भागता हूँ। मैं वो ग्राफ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो अगर मैं ग्राफ से भाग रहा हूँ तो मैं ग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा। अगर तू तो ये ग्राफ निचोड़ प्रैक्टिस था। करेगा तो तेरा एक लेवल अप हो जाएगा। लेवल एग्जैक्टली अप हो लेवल अप का जाएगा। मीनिंग वही हो जाएगा। और उसके बाद तो लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह चलते ही रहते हैं। तो हम्म। लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह के लिए कोई टिप्स वगैरह, मतलब जो लोग पहले अपना पहला चैलेंज दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बताना चाहेगा एक्स्ट्रा? हाँ, जो अपना पहला चैलेंज दे रहे हैं, तो लॉन्ग चैलेंज से डरो नहीं, और तुम ये मत सोचो कि तुमसे 10 में से एक ही क्वेश्चन हुआ है या फिर एक भी नहीं हुआ। इसको एक तरीके से अचीवमेंट की तरह देखो कि तुम आज तक एक कर सकते थे, हम्म। तुम कल को 2 करने लगोगे, कल को 3 करने लगोगे। वो धीरे धीरे का है, वो ये नहीं है कि उसने तो 10 कर लिए, उसने तो 6 कर लिए। एक तो ये मत सोचो। अगली बात,
लॉन्ग चैलेंज को पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी समझो। मतलब ये मत समझो कि ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा, तुमने पढ़ा क्योंकि एक्चुअली वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं है, वो एमसीक्यू नहीं है कि जो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन है, तुम उसको लेके बैठो, नहीं समझ में आया तो उसको सर्च करो, पढ़ो उसके बारे में और उसको कोशिश करो सॉल्व करने की। जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे फंस रहे हो, और जब तुम उसका एडिटोरियल देखोगे तो तुम्हें उतनी ही शांति पड़ेगी कि अच्छा ऐसे होना था। गॉट इट। जितनी कम मेहनत करोगे उतना मजा नहीं आएगा एडिटोरियल पढ़ने में। तो मतलब जल्दी से डिसअपॉइंट नहीं होना, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई नहीं, ऑनलाइन सर्च करो, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहे तो हाँ, एडिटोरियल वगैरह पढ़ो, एंड अगले चैलेंज में ट्राई करना, फिर हो सकता है एक दो क्वेश्चन होने लग जाए, नहीं हो रहे तो कोई नहीं, फिर अगले चैलेंज में ट्राई करना। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, एंड उसके बाद एक एक रियल करके ही फन बढ़ेगा। स्टार्ट होता है। या चलो, काफ़ी सही। तो कुछ और टिप्स यार, जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए ऑफ कैंपस के लिए, जैसे तूने बताया कि तेरी ऑफ कैंपस ही लगी थी, मेरी भी ऑफ कैंपस ही लगी थी, तो ऑफ हाँ, कैंपस के लिए कुछ टिप्स वगैरह बाकियों के लिए। ऑफ कैंपस के लिए एक सबसे बड़ी चीज, तुम रैंडमली हर जगह अप्लाई मत करो। तुम हम्म। थोड़ा टारगेटेड अप्लाई करो। ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है कि तुम सारी कंपनीज में अप्लाई कर जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। तुम्हें इशू ये हो रहा है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारा सीवी खराब है, तुम अप्लाई ढंग से नहीं कर रहे, वहाँ कंपनी में नीड नहीं है, तो तुमने एक बहुत बड़ा वेरिएबिलिटी छोड़ दी। तो जिसके कारण तुम्हें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम्म। तुम दो तीन कंपनी पिक करो, तुम उनकी काफी सारे लोगों को रीच आउट करो और कोशिश करो कि वहां पे तुम्हारा हो ही जाए। अगर वहां पे नहीं हो रहा, अगर वहां स्क्रीन भी नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं मिल रहा, तो तुम्हारे सीवी में ही गड़बड़ है ना। अगर सीवी सीवी में में गड़बड़ गड़बड़ है। नहीं है, अगर तुम्हारे सीवी में गड़बड़ नहीं है, तो इंटरव्यू मिल जाएगा। अगर इंटरव्यू नहीं मिला तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तब भी पता चल जाएगा, अगर तुम इतने हाँ। सारे लोगों को रीच आउट करोगे। तो बेसिकली दो तीन कंपनी पकड़ो और उनको टारगेट करो, बजाय कि मैंने यही देखा, लोग लिंक्डइन पे जा रहे हैं, हर एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं पता चल रहा, फिर वो कहते हैं महीने बाद कोई मेल नहीं आती, रिवर्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। ये हाँ, ये बहुत गलत काफ़ी होता है स्ट्रेटेजी लोगों है। के साथ। एंड अब तो लिंक्डइन वगैरह से काफ़ी इजी हो गया, मतलब उनके एचआर वगैरह से कांटेक्ट करो डायरेक्टली, उन्हें मेल भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो लिंक्डइन पे, एंड उन्हें बताओ कि यार आपको रेफ़र करें, रेफरल वगैरह मांगो एम्प्लॉय से, एंड पीपल आर जनरली काइंड, लाइक मैंने बहुत रेफरल्स दिए हैं, एंड उससे पहले मैंने लिए भी थे बहुत रेफरल्स इंटर्नशिप वगैरह के लिए। तो रेफरल हर कोई दे देता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बस यू हैव टू रीच आउट टू द करेक्ट पीपल, रीच आउट करो, उन्हें मैसेज करो कि मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, एंड दे विल हेल्प यू आउट, राइट। और उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट भी है, तुम्हें पता ही है। उन्हें उनको मॉनेटरी भी। बेनिफिट भी होता है, उन्हें रेफरल बोनस मिलता है। हाँ, तो सारे ही देना चाहेंगे रेफरल तो, डेफिनेटली। आइडियली। तो ठीक है आदिश, काफ़ी सही सेशन था, आई गेस काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी। मैं आदिश का इंस्टाग्राम यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वो काफ़ी कैलिस्थेनिक्स वगैरह करते रहते हैं, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। उसकी सिस्टर का यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता ही होगा, खुशबू गोयल करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई एंड आदिश विल आंसर देम, एंड वरना आप डीएम करके इंस्टा भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच आदिश या, फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक ऑन यू द आयुष। चैनल, एंड सी यू थैंक्स नेक्स्ट टाइम। अ बाय।